आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल लॉ का पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। इंटरनेशनल लेवल पे मामलात जो हैं वो पैसिफिकली किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, यानी कि पीसफुली जो है वो मामलात जो है वो किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। लेकिन टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन करेंगे कि इंटरनेशनल लॉ है क्या। इंटरनेशनल लॉ की जो कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है वो स्टार्क ने की है। तो स्टार्क ने जो इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन की है उसमें स्टार्क ने ये कहा है कि इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा लॉ है जो रियासतों के मामलात को डील करता है। पहला इंग्रेडिएंट जो स्टार्क ने डिस्कस किया है वो ये है कि इंटरनेशनल लॉ ऐसा लॉ है जो रियासतों के मामलात को डील करता है। नंबर 2, सिविलाइज वर्ल्ड के दरमियान जो है ये लॉ है। और नंबर 3, इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज जो हैं वो कन्वेंशंस हैं, और नंबर 2 जो है वो कस्टम है, और नंबर 3 जनरल प्रिंसिपल रिकग्नाइज्ड बाय द सिविलाइज्ड नेशन। इंटरनेशनल लॉ जो है वो डील करता है रियासतों के मामलात को, नंबर 1। नंबर 2, इंटरनेशनल लॉ डील करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को, यानी कि यूनाइटेड नेशन को और नॉन स्टेट एंटिटीज को डील करता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो अफराद को भी डील करता है। तो अब इंटरनेशनल लॉ का स्फीयर जो है वो बढ़ चुका है। अब इंटरनेशनल लॉ जो है वो ना सिर्फ फर्द के साथ डील करता है बल्कि रियासतों के साथ भी डील करता है, और यूनाइटेड नेशन और उसके मुख्तलिफ अदारों के दरमियान भी डील करता है। तो ये इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन है। अब कम टू द टॉपिक्स, व्हाट आर द पैसिफिक सेटलमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। आर्टिकल 33 जो है यूनाइटेड नेशन का, उसमें पैसिफिक सेटलमेंट का तज़किरा जो है वो किया गया है कि किस तरह से पीसफुली जो है वो मामलात को सॉल्व किया जाएगा। पीसफुली मामलात को सॉल्व करते हुए किन बातों को जो है वो मद्देनजर रखा जाएगा, कौन से मेथड्स जो हैं वो अप्लाई किए जाएंगे। तो आर्टिकल 3 जो है उसमें ये डिस्कस किया गया है। तो आर्टिकल 3 जो है वो क्या कहता है, पहले हम आर्टिकल 3 को रीड आउट करेंगे, फिर हम उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। द पार्टीज इन एनी डिस्प्यूट, द कंटिन्यूस ऑफ विच इज लाइकली टू endanger the maintenance of international peace and security। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए जो खतरनाक होगा तो उसको किस तरह से जो है वो सॉल्व किया जाएगा। शैल फर्स्ट ऑफ ऑल सीक अ सॉल्यूशन बाय नेगोशिएशन, गुफ्तो शनीद के जरिए मामलात को हल किया जाएगा। इंक्वायरी, तफ्तीश करके मामलात को हल किया जाएगा। मीडिएशन, यानी कि उसमें जो है वो तीसरा फरीक शरीक होकर मामलात को हल करेगा। कॉन्सिलिएशंस, आर्बिट्रेशन, जुडिशियल सेटलमेंट, resort to regional agencies of arrangement or other peaceful means of their own choices। तो आर्टिकल 3 में जिन मेथोडोलॉजी का जिक्र किया गया है उन मेथोडोलॉजी को हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पर डिस्कस किया गया है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन क्या होता है? डिस्कशन करना, दो ममालिक के दरमियान गुफ्तो शनीद करा के मामलात को हल किया जाए। देखिए, आज हम जब इंटरनेशनल लॉ को पढ़ते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स को पढ़ते हैं, तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि रियासतों के मामलात को हल करने का बेहतरीन तरीका जो है वो नेगोशिएशन है। और नेगोशिएशन के साथ जो है वो अप्लाई की जाती है डिप्लोमेसी। तो जिस रियासत की नेगोशिएशन करने की सलाहियत जितनी अच्छी होगी वो मामलात को उतनी ही बेहतर तरीके से जो है वो हल करेगा। अब
नेगोशिएशन जो है उसको करने का तरीका क्या है? देखिए, आजकल इंटरनेशनल लॉ, नेगोशिएशन, डिप्लोमेसी जो है वो एक्सपर्टीज का दर्जा हासिल कर गई है। अब इस एक्सपर्टीज को जो है किस तरह से एक्वायर करना है भाई साहब? तो इस एक्सपर्टीज को एक्वायर करने के लिए हमें जो है वो नेगोशिएशन की आर्ट जो है वो सीखनी पड़ेगी। नेगोशिएशन की आर्ट जो है वो किस तरह से हम सीखते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से जो है वो सीखते हैं। दूसरा तरीका जो है इंटरनेशनल लेवल पर मामलात को हल करने का, वो है इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन के जरिए। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे कोई मामला है रियासतों के दरमियान, तो उसको हल करने के लिए इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाती है। जस्ट लाइक जिस तरह के पाकिस्तान में आप देखते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है या कोई और अदारा इन्वेस्टिगेशन करता है, इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पर मामलात को तय करने के लिए जो है वो तफ्तीश की जाती है। तो तफ्तीश करने के बाद जो है वो मामले को जो है वो सॉल्व किया जाता है। तो दूसरी मेथोडोलॉजी जो है वो इंटरनेशनल लॉ में वो है इंक्वायरी, जो आर्टिकल 33 में जिसका तज़किरा जो है वो किया गया है। मीडिएशन से मुराद इस तरह से मामलात को हल किया जाए कि तीसरी रियासत जो है वो उसमें जो है वो पार्टिसिपेट करे। When matter being solved by international community or states by the mediation intervention of the third party, when third parties actively participate in the matter, it is called mediations. जब तीसरी पार्टी जो है एक्टिवली अपना रोल जो है वो अदा करती है तो उसको मीडिएशंस कहते हैं। मुमकिन तौर पर होना तो ये चाहिए कि दोनों रियासतों के दरमियान मामलात गुफ्तो शनीद से हल करने की कोशिश की जाए, लेकिन जब गुफ्तो शनीद से मामलात हल ना हो सके तो उसको जो है वो मीडिएशन से तीसरी स्टेट जो है वो उसको फैसिलिटेट करती है। ना सिर्फ फैसिलिटेट करती है, उसमें पार्टिसिपेशन भी करती है। अब इसके साथ मीडिएशन के साथ एक और सोल्यूशन जो है वो आर्टिकल 33 में इसका तज़किरा नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के मुख्तलिफ रेजोल्यूशन में इसका तज़किरा किया गया है। वो है गुड ऑफिस का यूज करना। गुड ऑफिस और मीडिएशन में ये फर्क है, गुड ऑफिस में तीसरा मुल्क जो है वो सिर्फ फैसिलिटेट करता है, जगह फ्राहम करता है, प्लेस देता है, रेंडिवोस देता है, लेकिन मीडिएशन में जो है वो तीसरा मुल्क जो है वो एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेशन करता है। कॉन्सिलिएशन नेक्स्ट जो मेथड है इंटरनेशनल लॉ में मामलात को तय करने का, वो है कॉन्सिलिएशन। अब कॉन्सिलिएशन क्या है? एक कमीशन मुकर्रर कर दिया जाता है। देयर इज अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन हु गिव्स इट्स रिपोर्ट, सजेशन एंड रिकमेंडेशन। कॉन्सिलिएशन में क्या होता है? कमीशन मुकर्रर कर दिया जाता है, वो जो है वो अपनी रिकमेंडेशन और सजेशन देता है। जरूरी नहीं है कि रियासत जो है वो उन जो है वो सजेशन या रिकमेंडेशन को जो है वो फॉलो भी करे। जो रिकमेंडेशन और जो सजेशन जो है वो जिसे मुकर्रर किया जाता है, स्टेट को मुकर्रर किया जाता है या कुछ लोगों को मुकर्रर किया जाता है, वो जो सोल्यूशन देता है, जरूरी नहीं है कि डिस्प्यूटेड पार्टी जिनके दरमियान डिस्प्यूट है वो इसको जो है वो माने भी। तो ये है कॉन्सिलिएशन। आर्बिट्रेशन का तज़किरा जिस तरह म्युनिसिपल लॉ में भी है, आर्बिट्रेशन से मुराद ये है सालिस मुकर्रर किया जाता है। तो सालिस जो है वो इंटरनेशनल लॉ के तहत जो है मुकर्रर किया जाता है और उसको जो है वो सेक्रेटरी या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो सदर है वो सालिस मुकर्रर करता है। तो सालिस अपना फैसला जो है वो अवार्ड की शक्ल में जो है वो देता है। हमने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डिस्प्यूट हुआ रन ऑफ कच्छ का, तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों एग्री हो गए कि अपना मामला जो है वो हल करेंगे मीडिएशन आर्बिट्रेशन के जरिए। तो आर्बिट्रेशन के जरिए इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने जो है वो सालिस मुकर्रर किया और सालिस मुकर्रर करने के बाद जो है वो सालिसों ने फैसला जो है वो पाकिस्तान के हक में दिया और उसके नतीजे में रन ऑफ कच्छ में जो कुछ रकबा था वो पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। तो आर्टिकल 3 में जो मेथडोलॉजी या मेथड डिस्कस किए गए हैं पीसफुली सेटलमेंट के इंटरनेशनल लॉ में, उनमें पहला जो है वो नेगोशिएशन है, दूसरा इंक्वायरी है
तीसरा मीडिएशन है, चौथा जो है रिकॉन्सिलिएशन है, और पांचवा जो है वो आर्बिट्रेशन है, और सिक्स जो है वो जुडिशियल सेटलमेंट। अब जुडिशियल सेटलमेंट से क्या मुराद है? इंटरनेशनल लॉ के तहत जो है वो अदालत जो कायम की जाती है या जो कायम है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, भाई साहब, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो मामलात को इसी तरह हल करती है जिस तरह से जो है वो मुल्की अदालत जो है वो मामलात को हल करती है। तो मुल्की मामलात को अदालत जिस तरह हैंडल करती है, बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ भी उसी तरह क्वेश्चन ऑफ फैक्ट उसके सामने पेश किया जाता है, वो क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो अप्लाई करती है और फैसला देती है। उसी तरह जो है वो डिस्कशन की जाती है, उसी तरह इन्वेस्टिगेशन की जाती है जिस तरह के म्यूनिसिपल लॉ में डिस्कशन की जाती है। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिसडिक्शन जो है वो कंपल्सरी नहीं है। उसके लिए क्विज की शक्ल में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है या प्रोपोजिशन पूछी जा सकती है वो एक्स एक्वो एट बोनो का प्रिंसिपल जो है वो पूछा जा सकता है, जिसमें का मतलब ये है इफ बोथ पार्टीज आर एग्रीड, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने हो या इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन काउंसिल के सामने हो, दोनों के सामने जो है वो रियासतों की रजामंदी लेनी वो जरूरी है। रियासतों की रजामंदी के बगैर जो है वो मामला जो है वो नहीं सुना जा सकता। तो आर्टिकल 33 में डिस्कस किया गया है कि इंटरनेशनल लेवल पर मामलात को पीसफुली जो है वो किस तरह से सॉल्व करना है। अब चलते हैं आगे, आर्टिकल जो है वो 34। आर्टिकल 34 डिस्कस करता है द सिक्योरिटी काउंसिल में इन्वेस्टिगेट एनी डिस्प्यूट। अब सिक्योरिटी काउंसिल के पास भी इख्तियार है कि किसी भी मामले के बारे में वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, तफ्तीश कर सकती है, और ये इख्तियार उसे आर्टिकल 34 यूनाइटेड नेशंस का देता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में इन्वेस्टिगेट एनी डिस्प्यूट और एनी सिचुएशन विच माइट लीड टू इंटरनेशनल फ्रिक्शन और गिव राइज टू द डिस्प्यूट in order to determine whether to continuance of the dispute or the situation is likely to endanger the maintenance of international peace and security. सिक्योरिटी काउंसिल के पास आर्टिकल 34 में ये इख्तियार दिया गया है कि कोई भी मामला जो है वो इंटरनेशनल पीस के लिए जो है वो डेंजर क्रिएट करता है और कंटिन्यूसली डेंजर क्रिएट करता है, तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है उस मामले को जो है वो सुन सकती है। और सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो ना सिर्फ उस मामले को सुनेगी बल्कि वक्ती तौर पर जो है वो रियासतों को डायरेक्शन दे सकती है कि इस मामले को जो है वो किस तरह से आपने सॉल्व करना है। आर्टिकल 35, any number of the United Nations may brings any dispute or any situation of the nature referred in the Article 34 to the attention of the Security Council or the General Assembly. कोई भी पार्टी, कोई भी मुल्क जो है वो नोटिस में ला सकती है। किसके नोटिस में ला सकती है? वो सिक्योरिटी काउंसिल के नोटिस में ला सकती है, वो जनरल असेंबली के नोटिस में ला सकती है। A state which is not a member of the United Nations may bring to the attention of the Security Council or the General Assembly any dispute to which it is a party, it is accept in advance for the purposes of the dispute the obligation of the pacific settlement provided in the present charter. तो आर्टिकल 35 में जिस बात का तज़किरा किया गया ये आपसे जो है वो क्विज की शक्ल में पूछा जा सकता है। ना सिर्फ जो है वो यूनाइटेड नेशन के मेंबर जो हैं वो तवज्जो जो है वो दिलवा सकते हैं अपनी जो है वो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की, सिक्योरिटी काउंसिल की, बल्कि वो रियासतें जो यूनाइटेड नेशन की मेंबर नहीं भी हैं वो भी तवज्जो दिलवा सकती हैं सिक्योरिटी काउंसिल्स की और जनरल असेंबली की कि ये एक डिस्प्यूट है, तो इसको जो है वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो है उसको हल किया जाए। तो ये आर्टिकल 35 में इसका तज़किरा जो है वो किया गया है। तो आर्टिकल 35 डिस्कस अबाउट द स्टेट विच आर द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन,
whether they are not a member of the United Nations, they bring a notice of the General Assembly and Security Councils, this dispute may create a disturbance in the international order. So that is why the United Nations and General Assembly and Security Council must pay heed on that matter. Article 36. The Security Council may at any stage of the dispute of the nature referred in the Article 33 or the situation like nature recommended appropriate procedure or method of the adjustment. जो नोटिस में लाया गया है सिक्योरिटी काउंसिल की, तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो उसके लिए कोई भी अप्रोप्रिएट जो है वो स्टेप ले सकती है। क्या अप्रोप्रिएट स्टेप ले सकती है? उसकी नेगोशिएशन करा सकती है, उसकी मीडिएशन करा सकती है, रिकंसिलिएशन करा सकती है। कोई भी उसको जिसको वो अप्रोप्रिएट समझती है उसको जो है वो स्टेप ले सकती है। The Security Council should take into the consideration any procedures for the settlement of the dispute which have already adopted by the parties. Security Council वो प्रोसीजर भी अडॉप्ट कर सकती है जो ऑलरेडी पार्टीज ने अडॉप्ट किया हो, उसको जो है वो आगे जो है उसका तसलसल कर सकती है। In making recommendation under the article, the Security Council should also take into consideration the legal dispute should, as a general rule, be referred by the parties to the International Court of Justice in accordance with the provision of the statute of the court. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो स्टैट्यूट है, जिस तरह से वो उसका हल देता है, उसके मुताबिक जो है वो उसको हल निकालने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो ये आर्टिकल 36 में जो है वो इसको डिस्कस किया गया। अब इंटरनेशनल लेवल पे स्पेसिफिकली जो मामलात को हल किया जाता है वो दो तरह के मामलात जो हैं वो हो सकते हैं। एक जो है वो लीगल मामलात हो सकते हैं, लीगल मैटर हो सकते हैं, दूसरे जो है वो पॉलिटिकल मैटर जो हो सकते हैं। लीगल मैटर जिनका सोल्यूशन जो है वो यूनाइटेड नेशन के मुख्तलिफ अदारों के जरिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जरिए, आर्बिट्रेशन के जरिए, सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, जनरल असेंबली के जरिए जिनका हल निकाला जाता है वो है लीगल मैटर्स। तो लीगल मैटर्स के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि इन मामलात के बारे में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिसडिक्शन जो है वो कंपल्सरी होती जा रही है। तो दूसरे हैं पॉलिटिकल डिस्प्यूट। देखिए, where there is a state there is a politics, where there are states there must be a politics। जहाँ पे एक रियासत होगी वहां पे पॉलिटिक्स होती है, जहाँ पे बेशुमार रियासतें होंगी तो यकीनी तौर पर वहां पे भी पॉलिटिक्स होगी। तो पॉलिटिक्स के बगैर जो है वो कोई मामला चल नहीं सकता। तो रियासतों के जो मामलात, जो पॉलिटिकल मामलात हैं, उनका सलूशन भी जो है वो जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो मुख्तलिफ रेजोल्यूशन के जरिए, मुख्तलिफ जो है वो मेथडोलॉजी जो है वो अप्लाई करके उनको सॉल्व करने की जो है वो कोशिश करती है। तो देयर इज अ टू टाइप ऑफ डिस्प्यूट दैट कैन बी सेटल्ड बाय स्पेसिफिक मेथड, पॉलिटिकल एंड सेकंड इज द लीगल। आर्टिकल 37 में किस बात का जिक्र जो है वो किया गया है? Should the parties to the dispute of the nature referred in the Article 33 fail to settle it by the mean indicated in the article, they should refer it to the Security Council। अगर रियासतें अपने मामला तय नहीं कर पाती तो वो किसको रिफर कर देंगे, किसके सुपुर्द कर देंगे? वो सिक्योरिटी काउंसिल के जो सुपुर्द कर देंगे। If the Security Council deems, अगर तसव्वुर करती है सिक्योरिटी काउंसिल, that the continuance of the dispute is in fact likely in danger of maintenance of international peace and security, it shall decide whether to take action under Article 36 or to recommend such terms of settlement as it may consider appropriate। तो सिक्योरिटी काउंसिल के पास जब मामला आ जाएंगे तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है, जो इंटरनेशनल पीस को रिस्टोर करने के लिए जो मुनासिब समझती है वो रिकमेंडेशन दे सकती है, वो टर्म्स जो है वो इन पे इम्पोज कर सकती है। तो आर्टिकल 38, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 33 to 37, द सिक्योरिटी काउंसिल में, इफ ऑल द पार्टीज टू एनी डिस्प्यूट
So request make recommendation to the parties with a view to the pacific settlement of the dispute. तो पैसिफिक्स मामलात को सॉल्व करने के लिए आर्टिकल 33 से आर्टिकल 38 तक यूनाइटेड नेशन के चार्टर में जो है वो डिस्कस किया गया है। इसको आपने लाजमी पढ़ना है। इसमें आपके क्विज की शक्ल में, प्रोपोजिशन की शक्ल में जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो लुबे लबाब इसका ये है, आर्टिकल 33 से लेकर आर्टिकल 38 तक इसका जो है जिस्ट इस तरह से है कि इससे पहले यूनाइटेड नेशंस के से पहले पीसफुल सेटलमेंट की का कोई सॉलिड मैकेनिज्म जो था वो इंटरनेशनल लेवल पे मौजूद नहीं था। इसलिए हम ये देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो 1914 में शुरू हुई, 1919 में ख़त्म हुई। उसके बाद लीग ऑफ नेशन बनाई गई इंटरनेशनल मैटर्स को पीसफुली जो है वो सॉल्व करने के लिए, लेकिन इंटरनेशनल मैटर को पीसफुली सॉल्व नहीं किया जा सका। 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू होती है और 1944 में सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही यूनाइटेड नेशन जो है वो बनाई जाती है। तो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर बनाया जाता है उसका आर्टिकल जो है वो 2 है। उसमें इस बात का इयादा किया गया कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी मामलात होंगे इट शुड बी सॉल्व पीसफुली। उन मामलात को जो है वो पीसफुली जो है वो सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो यूनाइटेड नेशन बनाने का जो पर्पस था या एम था वो ये था कि इंटरनेशनल लेवल पर मामलात जो है वो पीसफुली जो है वो सॉल्व किए जाए। इसलिए वो जो सिकम लीग ऑफ नेशन के चार्टर में रह गया था उसको पूरा करने के लिए जो है वो यूनाइटेड नेशन जो है वो बनाई गई और उसके आर्टिकल 33 से 37-8 तक जो है वो मामलात को पीसफुली जो है वो हल करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ मेथडोलॉजी रखी गई। नेगोशिएशन से मामला हल नहीं होता तो फिर जो है मीडिएशन से हो जाए, कॉन्सिलिएशन से हो जाए, आर्बिट्रेशन से हो जाए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जरिए हो जाए, वो सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए हो जाए, वो जनरल असेंबली के जरिए जो है वो हो जाए। तो कोशिश की गई कि मामलात को तय करने के लिए जो है वो एक सॉलिड मैकेनिज्म जो है वो अडॉप्ट किया जाए। लेकिन regardless the methodology that has been mentioned in Article 33 to 38 cannot be give result properly and befitting manner, then what happened next? तो उसके बाद जो है वो क्या होगा? आर्टिकल 33 और 38 के मुताबिक जो है वो अगर मामलात जो है वो सॉल्व नहीं होते तो फिर मामलात को किस तरह से हल किया जाएगा? तो मुख्तलिफ जूरिस्ट ने जो है वो दूसरा एक मेथड्स जिसको कंपल्सिव मेथड कहते हैं, कोर्सिव मेथड, उसका भी तज़किरा किया है कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर पीसफुली मामलात हल ना हो तो कोर्सिव मेजर यूज करके, पावर का इस्तेमाल करके, तो सम पावर्स बीइंग यूज्ड फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, तो वो पावर्स जो है वो किस तरह से इस्तेमाल करनी है उसका तरीकाकार भी इंटरनेशनल लॉ में क्लियर किया गया है। ना सिर्फ पीसफुल सेटलमेंट का तरीकाकार जो है वो क्लियर किया गया है बल्कि जो है वो कंपल्सिव या कोर्सिव मेथड का तरीकाकार भी इंटरनेशनल लॉ में क्लियर किया गया है। तो कंपल्सिव ताकत के जोर पर मामलात को किस तरह से हल करने हैं तो उसके भी जो है वो मुख्तलिफ तरीके जो है मेथडोलॉजी डिस्कस की गई है। पहले नंबर पर जो है उसका तरीका है रिटॉर्शन, जिसको रिटेलिएशन कहते हैं। देखिए, if matter can't be solved by the negotiation, by mediations, by arbitration, reconciliation, or by International Court of Justice, Security Council, or General Assembly, then the one little bit coercive measure being used, that coercive measure is called retaliation. इंतकाम के जरिए, retaliation का उर्दू में तर्जमा है इंतकाम। टिट फॉर टैट इसको कहते हैं। इंटरनेशनल लॉ में जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है टिट फॉर टैट, जितना मेजर कोर्सिव मेजर इस्तेमाल किया है एग्रेसिव स्टेट में, इतना ही जिस पे एग्रेशन की गई है वो स्टेट इस्तेमाल करके पीस जो है वो रिस्टोर कर सकती है। Once again I repeat, if matter can't be solved by the peaceful means, then there is some methodology being used. The first methodology being used is a retribution. तो retributions टिट फॉर टैट, जितना मेजर जो है वो दूसरी रियासत ने इस्तेमाल किया है उतना ही, यानी कि एग्रेसिव स्टेट ने किया है उतना ही जिस पे एग्रेशन की गई वो इस्तेमाल करके पीस को
रिस्टोर कर देती है, इट इज लेजिटिमेट इन इंटरनेशनल लॉ. If question being asked by the shape of the proposition or the quiz by you, what is the coercive method for the solution of international dispute, तो फर्स्ट उसमें आपने डिस्कस करना है रिटोर्शन या रेट्रीब्यूशन. दूसरा है तरीका जो कोर्सिवली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रिप्राइजल. रिप्राइजल जो है वो क्या है? टू कंपल द डिलिंक्वेंट स्टेट टू डिसकंटिन्यू द रॉन्ग डूइंग. इंटरनेशनल लॉ में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है एज इट इज, टू कंपल, मजबूर करना, द डिलिंक्वेंट, खताकार, जिसने जुर्म सरजद किया है, जिसने खता की है, स्टेट टू डिसकंटिन्यू द रॉन्ग डूइंग, जो उसने गलत काम किया है उसको जो है रोका जाए. ड्यू टू इलीगल एक्ट ऑफ द स्टेट द अदर स्टेट में टेक एक्शन. तो रिप्राइजल ये है कि जो एक्ट डिलिंक्वेंट स्टेट ने किया है उसी एक्ट का जवाब जो है वो दिया जाए उसको. तो इस तरह जो है वो पीस जो है वो रिस्टोर किया जा सकता है. तो दूसरा जो मेथड है कोर्सिव मेजर वाला, वो है इंटरनेशनल लॉ में रिप्राइजल, यानी कि रिप्राइजल से उतना ही एक्शन लिया जाए जितना कि एक्शन जो है पिछली स्टेट में. एम्बार्गो तीसरे नंबर पर. अब एम्बार्गो क्या है? तजारती पाबंदियां लगानियां, और ख़ासकर एम्बार्गो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि दूसरे मुल्कों के शिप जो जिनके साथ आपकी हॉस्टिलिटी है या जिसके साथ आपका मसला है, अपने समुद्री पानी में दाखिल ना होने देना. तो ये भी एक तरीका है, कोर्सिव मेथड है कि आप जो है वो उस पर तजारती पाबंदियाँ लगा देते हैं, एम्बार्गो लगा देते हैं. जिस तरह हम ये देखते हैं कि अमेरिका ने तजारती पाबंदियाँ जो है वो ईरान पे लगाई हुई हैं, और इसके अलावा जो है शुमाली कोरिया पे जो है वो लगाई हुई हैं. तो इस तरह और भी पहले कई ममालिक तो उन्होंने लगवाई थी. तो ये एम्बार्गो का मेथड जो है ये इंटरनेशनल लॉ में एक लेजिटिमेट मेथड है, लेकिन कोर्सिव मेथड है. इसके ज़रिए जो है आप जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे पीस जो है वो कायम कर सकते हैं. ब्लॉकेट करना, नंबर 4 है ब्लॉकेट करना. आप हर तरह के रास्ते बंद कर देते हैं जिसके साथ आपकी हॉस्टिलिटी है या जिसके साथ आपका कोई मामला है, तो आप उसके साथ जो है वो हर तरह के जो है वो ब्लॉकेट कर देते हैं. यू हैव क्रिएट ऑब्स्टिकल इम्पेडिमेंट्स फॉर द स्टेट विच हैज़ अ हॉस्टिलिटी. मिसाल के तौर पर जिस तरह इंडिया के साथ हमारी कोई हॉस्टिलिटी हो या उसने कोई जो है कोई ऐसा कदम किया हो, ऐसा इकदाम उठाया जिससे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो पीस खतरे में पड़ जाता है, तो आप हर तरह की उसकी ब्लॉकेट लगा देते हैं. पिछले दिनों जो आपने सुना होगा कि जब कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया ने अपना जो है वो इंटीग्रल पार्ट बना लिया था आर्टिकल 370 के तहत, तो उस वक्त पाकिस्तान ने उन पे जो है वो ब्लॉकेट आयद कर दी थी, एम्बार्गो भी आयद कर दी थी. उनका कोई जहाज, हवाई जहाज या बहरी जहाज है वो पाकिस्तान की सरहद में दाखिल नहीं हो सकता था. तो ये कोर्सिव मेजर हैं इंटरनेशनल लॉ में मामलात को सेटल करने के लिए. आर्टिकल 33 से लेकर आर्टिकल 38 तक जो है वो डिस्कस किया गया है कि मामलात को पीसफुली किस तरह से सेटल करना है. तो मुख्तलिफ जो कमेंट्री है उसमें डिस्कस किया गया है कि कोर्सिव तरीके से जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे मामलात को जो है वो किस तरह से जो है वो सॉल्व करना है. अब इसमें आप मुख्तलिफ जो है वो एग्जाम्पल जो है वो कोट कर सकते हैं. वो एग्जाम्पल क्या है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो माहदात शिमला, ताशकंद, लाहौर डिक्लेरेशंस, इसमें मामला जो है हल करने के लिए कोशिश की गई, कॉन्सिलिएशंस के ज़रिए मामला हल करने की कोशिश की गई, नेगोशिएशन के ज़रिए मामला जो है वो हल करने की जो है वो कोशिश की गई. तो ये इसकी इंस्टांस जो है वो आप दे सकते हैं. इसके अलावा जो है श्रीलंका और इंडिया के दरमियान उन्होंने अपना बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल किया था 1974 में. तो ये आप उसकी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इंडिया और श्रीलंका सेटल देयर बाउंड्री डिस्प्यूट इन 1974 बाय नेगोशिएशन.
इसी तरह the Farika barrage issue was settled through negotiation by India and Bangladesh. तो बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान जो है ये फेरिका बैरेज का मसला जो था वो नेगोशिएशन के जरिए जो है वो हल हुआ था। इसी तरह मीडिएशन के जरिए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताशकंद के मकाम पर रशिया ने पाकिस्तान और इंडिया का मामला जो है 1965 की जंग का जो है वो हल किया था। तो ये कुछ इंस्टांसेस जो है वो आप दे सकते हैं अपना जो है पैसिफिक सेटलमेंट्स के लिए या कोर्सिव सेटलमेंट के लिए जो है वो आपने जो है वो इंस्टांस जो है वो पेश कर सकते हैं। देखिए, whenever you read out of international law, you have to put in your mind some things. The Charter of United Nations, Universal Declaration of Human Rights 1948, Hague Conferences, Vienna Convention Law of Diplomatic Agents, Vienna Convention Law of Treaties. ये बड़ी इम्पोर्टेंट्स जो है ये मायदात हैं जो आपके ज़हन में होने चाहिए जब भी आप इंटरनेशनल लॉ का पेपर हल करें। तो आप जो है वो ये चीज़ें जो है वो आपके माइंड में होनी चाहिए। तो आज का लेक्चर जो है वो इसके साथ ही जो है वो हम ख़त्म करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो क्वेश्चन कर सकता है। हेलो, आवाज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, इंडिया और श्रीलंका ने अपना कौन सा डिस्प्यूट सेटल किया था इन 1971? नहीं, इंडिया with which method? Sorry, with method. ये था बेटा, इंडिया और अपना जो है ये मामला तय किया बांग्लादेश। जो मामला ये फ्रेका बैरेज का जो इशू था ना, ये इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान था। तो इंडिया और बांग्लादेश ने ये मामला, और इंडिया और श्रीलंका के दरमियान जो मैटर था वो बाउंड्री का डिस्प्यूट था, 1976 में नेगोशिएशन के जरिए हल किया था। नेगोशिएशन, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई बात पूछना चाहें?